अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं। पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। वन पॉइंट सिक्स से हमने आज स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या इस चैप्टर में। इस चैप्टर के स्टार्ट पे आऊँ, नोट्स पे आ जाते हैं। इस पूरे चैप्टर के 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंपनी मीटिंग्स, जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू कंपनी मीटिंग्स। कंपनी मीटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने देखा कि कंपनी की 2 ही टाइप्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और मेंबर्स की मीटिंग, जिसे जनरल मीटिंग कहते हैं और क्लास मीटिंग कहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को कमेटी मीटिंग्स कहते हैं। इसके बाद जनरल मीटिंग में हमने फर्दर देखा कि 2 मीटिंग्स होती हैं, 3 मीटिंग्स होती हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम जो कि एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम। ये हमारे नेक्स्ट कह लें कि जी टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ही। कि फिर कुछ ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं जो कि कमीशन कॉल करता है, होती वो मेंबर्स की मीटिंग ही है। डिक्लेयरिंग मीटिंग्स एज इनवैलिड, ये मेंबर्स की ही मीटिंग होती हैं, लेकिन चूंकि इसकी कुछ स्पेसिफिक इनवैलिड हो जाती है तो इसकी बेस पे कुछ मीटिंग्स को फर्दर बाइफिकेट कर दिया जनरल मीटिंग्स के अंदर भी। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस, ये कह ले कि जी एक सेपरेट चीज़ है कि मीटिंग्स जितनी भी फिर कंपनी की होती हैं उसको फिर फाइल करना होता है। रेजोल्यूशन डिसीजन को कहते हैं। तो उसके जो मिनट्स हैं, उसके जो डिसीजंस आपने किए, वो रजिस्ट्रार को फिर उससे फाइल करने होते हैं। फर्दर फिर हमने देखा कि जी जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, एजीएम है और ईओजीएम है, इसको हमने तीनों को टॉपिक्स को कवर कर लिया था। स्टैट्यूटरी मीटिंग पे आते हैं तो स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग किस कंपनी ने बेसिकली करनी होती है। हमने देखा कि ये पब्लिक कंपनी ने करनी होती है। पब्लिक कंपनी ने करनी होती है, बिगिनिंग फेज पे होती है। रिक्वायरमेंट्स देखी कि सिर्फ पब्लिक कंपनी नहीं, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसने अपनी इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर अंदर अपने आप को पब्लिक में कन्वर्ट कर लिया, उसने भी ये मीटिंग करनी है। फिर डेज देखे, 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इन दोनों में से जो भी डेट पहले आ जाए, इसके अंदर अंदर आपने अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है, उसको डिस्कस करना है। उसके मैटर्स क्या हैं, वो ये हैं, और किन मैटर्स पे ऑडिटर्स रिपोर्ट साथ लगेगी, मतलब किन मैटर्स को ऑडिटर ने वेरीफाई करना है, वो ये है। फिर आपकी जो रिपोर्ट है इसको सर्टिफाई कौन करेगा और फाइल कब करनी है रजिस्ट्रार को, ये चीजें हैं इसके अंदर। स्टैट्यूटरी के बाद देखा एजीएम। एजीएम सारी कंपनीज ने करनी है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। एजीएम कौन कॉल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एजीएम का पर्पस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है मेंबर्स के साथ। डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा, फाइनल डिविडेंड की अप्रूवल होगी, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होगी, और इसके अलावा ऑर्डिनरी बिजनेसेस जो कंपनी के हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। फर्स्ट एजीएम कब करनी होती है, पहली एजीएम जो है वो विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन करनी है, और जो सब्सिक्वेंटली आएगी उसमें आपने जो क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 120 डेज कैलकुलेट करने हैं, वो डेट ले लेनी है। लेकिन आपको एक सेकेंड चीज भी देखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले कैलेंडर ईयर में मीटिंग हुई ही ना हो, वो डेज कैलकुलेट करने की वजह से। तो हर कैलेंडर ईयर में मीटिंग होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि 30 डेज की एक्सटेंशन मिल सकती है। लिस्टेड कंपनी के केस में उसे कमीशन से अप्रूवल चाहिए होगी, और बाकी अदर कंपनीज के केस में रजिस्ट्रार इस एक्सटेंशन की अप्रूवल देगा। प्लेस पे हमने देखा लॉ ने प्लेस स्पेसिफाई नहीं की अदर कंपनीज के लिए। उसने कहा कि जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए स्पेस वो टाउन होगा जो रजिस्टर ऑफिस में हो वाक़या है या सिचुएटेड है, और अगर आप उस टाउन में नहीं कर सकते तो नियरेस्ट सिटी कर लें, वो नियरेस्ट सिटी जो रजिस्टर्ड ऑफिस के बहुत ही नियर है।
फिर कहा कि अगर कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो फिर उस नियरेस्ट सिटी में वहां पे भी रिजाइड नहीं करते, तो वो कंपनी को रिक्वेस्ट करें कम से कम मीटिंग से 7 दिन पहले कि हमें वीडियो लिंक्स प्रोवाइड कर दें इस फैसिलिटी की, जो मीटिंग है उसकी वीडियो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दें ताकि हम वो मीटिंग अटेंड कर सकें। नोटिस पीरियड की बात आई तो अगेन लिस्टेड कंपनी का बताया, अदर का नहीं बताया, लेकिन 21 डेज सबके लिए है कि हर मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले जाएगा मेंबर्स को। लिस्टेड कंपनी में उसने कहा कि एडिशनल चीज ये करनी होगी कि एक इंग्लिश और एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर में आपने ये नोटिस पब्लिश करना है, और साथ ही साथ ये नोटिस आपने कमीशन को भी देना है। ईजीएम में हमने ये देखा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहा कि सारी मीटिंग्स जो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा होती हैं वो जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाती है। अब ये मीटिंग कौन कॉल करता है? डायरेक्टर्स भी कॉल कर सकते हैं और मेंबर्स भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर्स की होती है, डायरेक्टर्स ये कॉल करेंगे ऑन देयर ओन मोशन या फिर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे। कॉल डायरेक्टर्स ही करेंगे। ओके, इसके अलावा जब हमने देखा कि डायरेक्टर्स एट देयर ओन मोशन कर सकते हैं, लेकिन अगेन नोटिस कब जाएगा? 21 दिन पहले। मेंबर्स में जब देखा कि कौन से मेंबर्स कॉल कर सकते हैं ईओजीएम, तो आप टोटल वोटिंग पावर देखें शेयर कैपिटल पे, उसका 10% जिन भी मेंबर्स के पास है, अगर वो कंबाइन करके उतने मेंबर्स बनते हैं, उतनी वोटिंग पावर बनती है उन मेंबर्स की, तो वो मेंबर्स कह सकते हैं कि जी मीटिंग बुलाइए। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% ऑफ ऑल मेंबर्स ले लीजिए और देख लीजिए इन दोनों मेंबर्स ये मीटिंग बुला सकते हैं ईओजीएम। अगेन कंडीशन क्या है कि इन्होंने एक रिक्वेजिशन प्रिपेयर करनी है और वो रिक्वेजिशन रिटर्न होगी और इन्होंने खुद भी साइन की होगी। ये डायरेक्टर्स को कहेंगे रिक्वेजिशन बना के हमें मीटिंग करनी है, मीटिंग बुलाइए। डायरेक्टर्स अगर वो 21 दिन तक नोटिस नहीं मीटिंग नहीं कॉल करते, रिक्वेजिशन जिस दिन उन्हें मिली, अगर वो 21 दिन के अंदर अंदर मीटिंग नहीं बुलाते, तो जो मेंबर्स हैं जिन्होंने रिक्वेजिशन प्रिपेयर की वो खुद ही मीटिंग बुला लें। लेकिन लॉ ने लिमिट बता दी, ये रिक्वेजिशन वाली मीटिंग जो भी है जो मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की, ये जिस दिन रिक्वेजिशन बनाई उसके 90 दिन के अंदर अंदर ये मीटिंग हो जानी चाहिए। और अगर ये मीटिंग मेंबर्स खुद बुला लेते हैं, डायरेक्टर्स फॉर एग्जांपल ये नहीं बुलाते, तो जो भी एक्सपेंसेस उन्होंने इनकर किए होंगे इस पे, वो कंपनी उनको रीपे करेगी। और कंपनी कहाँ से रीपे करेगी? वो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन में इसे डिडक्ट करेगी। तो ये था, हमने जी ये चैप्टर पढ़ लिया था। आज हमने मीटिंग्स पढ़नी है। एक तो हमारा ये फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट होगा यहाँ से। ये 3 पोर्शन आप कह लें कि अभी हमने पढ़ने हैं आज, और जनरल प्रोविजन हम अपने सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव को भी टच करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आ जाए कॉलिंग मीटिंग्स बाय कमीशन। इसको समझने के लिए हम जरा इन्हीं मीटिंग्स का सहारा लेते हैं, स्टैट्यूटरी, एजीएम और ईजीएम। मेरा अब सवाल है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या कंपनी की लायबिलिटी है? क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी और नॉट? ये मैंडेटरी है, ये लॉ ने कहा है करनी है। किसने कहा? किस कंपनी ने करनी है? पब्लिक कंपनी ने। और उस प्राइवेट कंपनी ने भी करनी है जिसने विद इन 1 ईयर अपने आप को इनकॉर्पोरेशन के पब्लिक में कन्वर्ट कर लिया। एजीएम कंपनी की लायबिलिटी है, मैंडेटरी है या नहीं? मैंडेटरी और नॉट? मैंडेटरी है। लॉ ने स्पेसिफाई किया कि पहली एजीएम आपने कब करनी है? विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सब्सिक्वेंट आपने फाइनेंशियल ईयर के एंड से 120 डेज कैलकुलेट कीजिए। जब लॉ ने स्पेसिफाई कर दिया है, डेज बताए हैं, इट्स मीन ये दोनों मीटिंग्स जो हैं ये मैंडेटरी हैं।
ऑब्वियसली जिन कंपनीज पे ये एप्लीकेबल हैं उन्हीं के लिए मैंडेटरी है। एजीएम ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, सारी कंपनीज ने एजीएम करनी है एक्सेप्ट फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो हमने थर्ड टाइप पढ़ी। माई क्वेश्चन अगेन, क्या ये मैंडेटरी है या नहीं? ईओजीएम कॉल करना मैंडेटरी है या नहीं? अब इसका आंसर आप कह सकते हैं कि दो तरह से दिया जा सकता है। डायरेक्टर्स कहते हैं कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, वो उनकी मर्जी है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी, वो ऑथोराइज कैपिटल चेंज करना है तो ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। लेकिन लॉ ने नहीं कहा कि आप ऑथोराइज कैपिटल चेंज कीजिए, आप ये कीजिए। वो जब उन्हें फील होता है हमने नए शेयर्स इशू करने हैं तो हमें ऑब्वियसली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। विदाउट एनी कंडीशन अगर आपको एक चीज करनी है तो आपको ये मीटिंग बुलानी है, स्पेशल रेजोल्यूशन करनी है। अदरवाइज लॉ ने नहीं कहा आप चाहे साल में कोई भी ईओजीएम ना करें, नहीं कहा, लॉ ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाई एक्सेप्ट फॉर सम कंपनीज। लिस्टेड पे हम जरा बाद में देखते हैं, लॉ ने कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगाई। ये तो आपको अपना शेयर कैपिटल की ऑथोराइज कैपिटल चेंज करनी है क्लॉज, तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो आप ईओजीएम बुला रहे हैं। लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कंपनी पे। लेकिन जहां पे लॉ ने कहा कि यहाँ पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है वहां पे भी ये मैंडेटरी है, वहां पे आपने ईओजीएम बुलानी है। और एक और केस हो सकता है, एक तो कॉल्ड बाय डायरेक्टर्स, या फिर मेंबर्स ने कहा लेकिन डायरेक्टर्स ने वो मीटिंग नहीं बुलाई। डायरेक्टर्स को बुलानी चाहिए थी क्योंकि मेंबर्स ने, वो जो भी था 10% वोटिंग पावर वाले मेंबर्स ने रिक्वेजिशन बनाई, रिटन रिक्वेजिशन, उसको अप्रूव भी किया, साइन भी किया और डायरेक्टर से कहा जी मीटिंग बुला लें। डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई। अब ये वाले जो सिनेरियो हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग पब्लिक कंपनी को करनी चाहिए लेकिन टाइम गुजर गया, जो भी उसकी डेट थी उन्होंने स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं की। एजीएम करनी थी, एजीएम का एक टाइम था स्पेसिफिक, विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एजीएम नहीं की कंपनी ने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मेंबर्स ने कहा हुआ था, रिक्वेस्ट की हुई थी, रिक्वेजिशन भी बनाई थी, उनके पॉइंट्स भी जेन्युइन थे, वैलिड थे, लेकिन डायरेक्टर्स ने वो मीटिंग नहीं बुलाई। जहां पे फिर नॉन कंप्लायंस आएगी लॉ की तो वहां पे फिर आएगा आपका कमीशन। ये मीटिंग फिर कमीशन बुलाएगा ऑन योर बिहाफ। उसके पास ये पावर है कि जहां जहां पे आप कंपनी की लॉ की नॉन कंप्लायंस करेंगे और मीटिंग्स नहीं बुलाते तो वहां पे फिर कमीशन आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कमीशन कंपनीज का रेगुलेटर है, तो ये तो रेगुलेट करता है। अगर कंपनी कोई भी ऐसी हरकत करेगी जो कि लॉ ने कही करनी है, वो नहीं करी तो कमीशन फिर वहां पे इन्वॉल्व होगा। वो जबरदस्ती कहेगा जी मीटिंग बुलाइए, लॉ ने कहा है आपको, आपकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती। मेंबर्स को ये पावर दी गई है 10% जो जिनके पास वोटिंग पावर है कि वो मीटिंग बुला सकते हैं, तो वो मीटिंग बुला सकते हैं। आप नहीं बुला रहे तो मैं उनके साथ हूं, मीटिंग बुलाई जाएगी। अब यहाँ पे वो आगे कहते हैं कि अब कमीशन तो आपका रेगुलेटर है, कमीशन कोई भी आपको इंसिडेंटल डायरेक्शंस दे सकता है। इंसिडेंटल डायरेक्शंस का क्या मतलब है? मीटिंग में बैठे और कोई भी बात डिसाइड हुई, वो फौरन से कह दे जी अमल दरामद किया जाए इस पे, तो आप कह लें कि जी इंसिडेंटल फौरन कुछ चीजें उसी वक्त आपको डायरेक्शन दे सकता है कि ये काम होना चाहिए तो करिए। कोई भी टाइम लिमिट बता सकता है, कोई भी कंडीशंस लगा सकता है। सपोज ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि जी डायरेक्टर्स ये प्ली लेते हैं कि मेंबर्स तो इस सिटी में मौजूद ही नहीं है, हमने जहाँ मीटिंग करनी है तो मेंबर्स तो आ नहीं सकते।
तो कमीशन ये भी कह सकता है कि ठीक है, मेंबर्स नहीं आते तो कम से कम एक मेंबर भी अगर आएगा, 1 मेंबर, तब भी ये मीटिंग होगी। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कोरम। आपकी बुक में अगर आप इस टॉपिक में देखें तो कोरम का एक वर्ड यूज हुआ है, इसे आपने अभी कंफ्यूज नहीं होना। हम जब जनरल प्रिवीन एज टू कंपनी मीटिंग्स देखेंगे तो ये कोरम देख लेंगे कि कोरम होता क्या है। अभी आप कोरम से ये मुराद ले लीजिए, समझ लीजिए कि मीटिंग में बैठने वाले जो लोग होते हैं उसे कोरम कहा जाता है। कुछ एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर्स को कोरम कहा जाता है कि जिनके बगैर कहा जाता है कि मीटिंग हो ही नहीं सकती। अब अगर एक कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि 10 कम से कम मेंबर्स होंगे तो माना जाएगा कि मीटिंग हुई। अगर 10 से कम हुए तो चाहे 8 आ जाए, 5 आ जाए, तो मीटिंग नहीं बुलाएगी, मीटिंग होगी नहीं। इसका मतलब कोरम पूरा नहीं हुआ। इस नंबर को कोरम कहते हैं। ये जो नंबर फिक्स हुआ मेंबर्स का, इसको कोरम कहा जाता है। ओके, तो कमीशन ये कह सकता है कि एक भी अगर मेंबर हुआ तो मैं समझता हूं कि ये कोरम कंप्लीट हो गया और मीटिंग बुलाई जाए। इसके अलावा कमीशन ये भी कह सकता है कि जो मीटिंग के एक्सपेंसेस हैं वो डिसाइड कर सकता है कि कौन बियर करेगा, वो कौन कौन से ऑफिसर्स बियर करेंगे। इंक्लूडिंग ऑफिसर से मुराद डायरेक्टर्स भी हैं। जब मैं कहूँ कंपनी के ऑफिसर्स, तो ऑफिसर से मुराद सीईओ, डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, जितने भी ये सारे कंपनी के ऑफिसर्स हैं। तो कमीशन किसी को भी इनमें से पॉइंट आउट करके कह सकता है जी कि इस मीटिंग के एक्सपेंसेस आप बियर करेंगे, ये सारे डायरेक्टर्स मिलके थोड़े थोड़े एक्सपेंसेस बियर करें इस मीटिंग के। ओके, ये तो था जी कॉलिंग ऑफ मीटिंग्स बाय कमीशन। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड 5th टाइप ऑफ मीटिंग। एक हमने देख लिया कॉलिंग ऑफ मीटिंग बाय कमीशन। ये हमारा 4th वन था। 4th वन कैसे, हमने फर्स्ट देखा था स्टैट्यूटरी, सेकंड एजीएम था, थर्ड आपकी ईओजीएम था, 4th कॉलिंग ऑफ मीटिंग बाय कमीशन, 5th टाइप कह लें कि जी डिक्लेयरिंग मीटिंग्स एज इनवैलिड। अब इससे आने से पहले क्या आपने कोई ऐसी सिचुएशन पढ़ी है जहां पे किसी मीटिंग को इनवैलिड करार दिया गया हो, और ये अथॉरिटी किसके पास है? क्या ये कमीशन मीटिंग को इनवैलिड करार दे सकता है? आपने ये सिचुएशन पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है? हम उसको जरा रिकॉल करते हैं। हमने पढ़ा है चैप्टर 21 में, जब हम शेयर कैपिटल देख रहे थे, शेयर कैपिटल की भी आगे वेरिएशन इन शेयर कैपिटल देख रहे थे या ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। उसमें भी फर्दर हमने देखा जब ऑल्ट्रेशन या वेरिएशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर ये देख रहे थे, तो हमने यहाँ देखा था कि जब कंपनी ने वेरिएशन करनी है इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, वोटिंग राइट्स सपोज चेंज करना चाहते हैं, एक क्लास के शेयर्स के ऊपर जो वोटिंग राइट्स है वो चेंज करना चाहते हैं, दूसरे के कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, व्हाटसोएवर वेरिएशन करना चाहते हैं, उसके लिए लॉ ने कहा कि जी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए। स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद फिर कहा कि फर्दर यहाँ पे देखिए कि वो ऐसे मेंबर्स या क्लास ऑफ मेंबर्स जिसके सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज अफेक्ट हो रहे हैं, देखिए कि उसका भी अगर 3/4 मेजोरिटी इस ऑल्ट्रेशन के लिए एग्री करती है तब ये ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव होगी, अदरवाइज नहीं। फिर यहाँ पे फर्दर देखा कि यहाँ से भी कुछ ऐसे मेंबर्स निकल आए जो कि इस बात पे एग्री नहीं करते और जिनकी वोटिंग पावर, जिनके पास 10% है, 1% हो या 10% जिसके पास वोटिंग राइट्स है, वो चला जाए उठ के अपील लेके कोर्ट के पास।
तो वो अथॉरिटी आपको याद आ गया होगा कि वो कोर्ट है जिसके पास ये पावर है। तो हमने वहां देखा था कि वो कोर्ट के पास जाए, विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन जाके अपील कर दे कोर्ट को कि इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास की है वो सही नहीं है, डिसीजन ठीक नहीं था। और हमने उसमें फर्दर देखा था कि कोर्ट दो चीज़ें वेरीफाई करेगी कि अगर कोई ऐसे फैक्ट्स कंपनी ने छुपाए जो कि अगर मेंबर्स को पता होते तो ये मीटिंग ना होती, और दूसरा फैक्ट्स विदहेल्ड किए, या फिर ये मीटिंग ही उनके मेंबर्स के इंटरेस्ट में नहीं थी। Not in the benefit of members, बेनिफिट या इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। अगर वो देखता है ये दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, वो सेटिस्फाई हो गया कोर्ट, तो कोर्ट कहेगी कि मीटिंग को नल एंड वॉइड करार दे देगी और कहेगी जो भी आपने डिसीजन किया, जो भी आपने राइट्स चेंज करने का, वो मैं आपका करार देता हूँ नल एंड वॉइड। यहाँ पे मीटिंग की एक स्पेसिफिकली टाइप बना दी गई कि जी ऐसी भी मीटिंग्स हो सकती हैं जो कि इनवैलिड करार दी जा सकती हैं, जहाँ पे लगा के कुछ मटेरियल फैक्ट्स छुपाए गए, या कोई मीटिंग में मटेरियल डिफेक्ट्स है, या कोई ओमिशन की, गलती से कोई चीज़ डिस्कस करना भूल गए, या फिर कोई भी इरेगुलर प्रोसीडिंग्स थी मीटिंग में, तो मेंबर जिनकी 10% वोटिंग राइट्स है वो कोर्ट को अप्लाई करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन। तो कोर्ट पिटीशन वो देखेगा, प्रोसीडिंग्स देखेगा कि ये वाकई ही इरेगुलर प्रोसीडिंग्स थी, वाकई मटेरियल डिफेक्ट्स छुपाए गए, तो वो पूरी मीटिंग या फिर मीटिंग का कोई एक पार्ट या मीटिंग का कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन उसको क्या करार दे सकता है, इनवैलिड। या फिर वो ये भी कह सकता है कि आप ये वाली मीटिंग दोबारा कीजिए, फ्रेश मीटिंग की भी डायरेक्शन दे सकता है। ओके जी, इसके बाद आ जाइए फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस पे। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, फाइलिंग का मतलब ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो रजिस्ट्रार या कमीशन तक पहुंचाने हैं, सर्कुलेशन करनी है, उसको कह दिया जी फाइलिंग। अब फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन में उसने कहा कि कंपनी जितनी भी स्पेशल रेजोल्यूशंस पास करती है, नाम चेंज करने पे, रजिस्टर ऑफिस चेंज करने पे, वेरिएशन इन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, ऑल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑल्ट्रेशन इन द ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज, ऑल्ट्रेशन इन द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, यहाँ सब पे आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी की, उसका जो भी डिसीजन हुआ उसके मिनट्स बने, फिर तो वो जो भी आपने डिसीजन किया वो आपने रजिस्ट्रार को फाइल कर। स्पेशल रेजोल्यूशन तो कम से कम सारी की सारी आपने रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। और इसके लिए डेज क्या है, कंपनी ये सारी रेजोल्यूशन कितने दिन में करेगी, 15 डेज ऑफ रेजोल्यूशन। ये बात आपको याद भी हो, ये बात हमने 15 डेज वाली पहले भी पढ़ी है जब हम ऑल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे, ऑल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हमने वो 4 सिनेरियो देखे थे कि आप ऑथराइज कैपिटल को कैंसिल कर सकते हैं, डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं, डिवाइड सब डिवाइड कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं उसका पार्ट। उसके नीचे आपने देखा था कि आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की फिर जो रेजोल्यूशन का जो भी डिसीजन हुआ मीटिंग का, आपने वो स्पेशल रेजोल्यूशन रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ रेजोल्यूशन फाइल करनी है। ये रेजोल्यूशन को ऑथेंटिकेट किया होना चाहिए। अगेन जितनी भी रेजोल्यूशंस होंगी ये ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगी, इसके ऊपर साइन होंगे और साइन कंपनी के ऑफिसर्स करेंगे, जिसमें डायरेक्टर तो लाजमी हुआ करेगा और प्लस सेक्रेटरी। सेक्रेटरी आप मैनेजमेंट में हम जब चैप्टर देखेंगे तो हम देखेंगे
कि सेक्रेटरी भी एक कंपनी का एक ऑफिसर है जिसका काम कंपनी के ये चीज़ देखना कि वो कंपनी लॉस की कंप्लायंस कर रही है कि नहीं, कहीं वो कोई किसी चीज़ में नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रहे। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो बताएगा कि रेजोल्यूशन में आपने ये अच्छा जी फाइल करनी है, रेजोल्यूशन नोटिस यहाँ पब्लिश करना है। तो ये सारी चीज़ें कह ले कि सेक्रेटरी को पता होंगी, तो वो कंपनी को गाइड किया करेगा कि जी आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और इसके बारे में देखें जी, पहले तो हमने कहा कि रेजोल्यूशन आपने सारे रजिस्ट्रार को फाइल करनी है विद इन 15 डेज। फाइलिंग आपने पहली चीज़ देखी। दूसरी चीज़ देखी अथेंटिकेशन, डायरेक्टर और सेक्रेटरी उसको अथेंटिकेट करेंगे, उसको साइन करके फिर भिजवाएंगे। इसके बाद कहा जी कि आपने जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उसको संभाल के रखना है और वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगी फॉर मेंबर्स। आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उनके साथ आप कह लें कि जी रखना है, इसको अटैच करके इंटेक्ट करना मतलब अटैच करके उसको रखना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ। तो जब कभी भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी मांगी जाए तो उसके साथ आपने ये स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी प्रोवाइड करनी है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जाहिर सी बात है कोई चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी होती है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पहले कुछ और थे लेकिन आपने चेंज किए, क्लासेस चेंज की, जिसकी वजह से आपने पहले आके आर्टिकल चेंज किए। आप ये एज एन एविडेंस साथ लगाते हैं कि हमने जब आर्टिकल चेंज किए तो ये देखिए हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की हुई है। ये कॉपी आपने इस वजह से साथ लगाई है ताकि मेंबर्स को और कंपनी के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको ये बात पता हो कि आपने कोई नॉन कंप्लायंस नहीं की। आर्टिकल्स अगर आपके चेंज हुए हैं तो आपने उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास की हुई है, बाकायदा उसको फाइल भी किया है, तो आपने लॉ की कंप्लायंस की है। इसके अलावा कह लें कि जी आगे वो कहता है यहाँ पे तो ये बात है कि अगर आपने आर्टिकल्स चेंज किए तो साथ आपने अपने पास उसे संभाल के रखना है। यहाँ पे अब आगे वो फाइलिंग की बात कहता है कि जब आप स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल कर रहे होंगे रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज, वो जो भी था, इसके साथ आपने अकेली सिर्फ रेजोल्यूशन फाइल नहीं करनी, आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टर्ड कॉपी भी साथ फाइल करनी है रजिस्ट्रार को, ताकि पता लगे कि आपने आर्टिकल चेंज किए तो कहाँ पे चेंज किया, ऑल्टर कॉपी फाइल की, साथ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी। तो अलोंग विद आपने रेजोल्यूशन के ऑल्टर कॉपी भी फाइल करनी है टू रजिस्ट्रार ताकि वो कंप्लीट डिटेल देख सके। अच्छा, लेकिन आगे जाके कुछ चीजें हैं जहां पे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की लेकिन उसके साथ किसी और डॉक्यूमेंट को फाइल करने की जरूरत नहीं है आपको। वो जब हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर आपका 26 इन्वेस्टमेंट वाला, तो उसमें देखेंगे कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है एसोसिएटेड कंपनी में तो वहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो वहाँ पे कोई अलग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी क्या करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल कर देगी रजिस्ट्रार को। ओके जी, हम इसको ज़रा अब नोट से देखते हैं। नोट्स पे हमने अपना फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। टाइप्स और जनरल मीटिंग्स हमने सारी पहले देख ली। आज हमने देखा कॉलिंग मीटिंग्स बाय कमीशन इफ डिफॉल्ट इन कॉलिंग जनरल मीटिंग। जो भी कंपनी ने जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी जनरल मीटिंग पास करना वो नहीं की तो कमीशन वो मीटिंग कॉल करेगा और वो अपने इंसिडेंटल कोई भी डायरेक्शंस दे सकता है कंपनी को, और एक्सपेंसेस जो होंगे वो भी डायरेक्शन दे सकता है कि कौन बोन करेगा, ऑफिसर्स बोन करेंगे इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। और वो ये भी कह सकता है कि अगर मेंबर्स नहीं आना चाहते या मेंबर्स पूरे नहीं हो रहे तो वो एक मेंबर को भी कोरम कंसीडर कर सकता है। डिक्लेयरिंग मीटिंग एज इनवैलिड में हमने देखा अगेन जब 10% वोटिंग राइट्स जिनके पास हैं वो समझते हैं कि कोई मीटिंग सही नहीं हुई, उसमें कोई डिफेक्ट्स थे या मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाई गई या ओमिशन की गई, तो वो कोर्ट को अप्लाई करे विद इन 30 डेज ऑफ रेजोल्यूशन कि ये मेरे साथ हुआ है। तो कोर्ट क्या देखेगा कि कोई मटेरियल डिफेक्ट्स वाकई थे, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स थी, तो कोर्ट फिर आगे से फर्दर डायरेक्शंस दे देगा कि मीटिंग दोबारा की जाए या फिर वो पिछली मीटिंग को नल एंड वॉइड करार दे दे।
फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन में कहा कि सारी स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करनी है आपने रजिस्ट्रार को, और वो कब करनी है? विद इन 15 डेज ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशंस को ऑथेंटिकेट कौन करेगा? डायरेक्टर और सेक्रेटरी। आपने जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, तो आपने उस रेजोल्यूशन के साथ ऑल्टर कॉपी ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी फाइल करनी है रजिस्ट्रार को। ये था एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इस केस में आपको सबमिट करने पड़ सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप करते हैं। कोई फॉर एग्जांपल जब आपने मेमोरेंडम क्लॉज चेंज की तो तब आप ऑल्टर कॉपी ऑफ मेमोरेंडम साथ फाइल करेंगे। लेकिन कुछ सिनेरियो हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप स्पेशल रेजोल्यूशन ही फाइल करेंगे। ओके, अब हम आते हैं, जरा इसको बुक से देख लेते हैं। हमने बुक से ये जो है यहाँ तक कवर कर लिया। अब आ जाइए हमारा सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जनरल प्रोविजन एज टू कंपनी मीटिंग्स, जिसमें आप देखिए जनरल प्रोविजन हमने नोटिस से मुतालिक पढ़नी है, कोरम से रिलेटेड पढ़नी है, वोटिंग राइट्स, प्रॉक्सीज, मिनट्स एंड रेजोल्यूशन, रिप्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग्स। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए नोटिस ऑफ द मीटिंग पे। अब ये पोर्शन हम पढ़ने लगे हैं 2.2 से पहले 2.1 हम पढ़ने लगे हैं। अब इसको हम समझते हैं पहले। हमारा सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव LO2 कह लें उसको। अच्छा, नोटिस से रिलेटेड हमने जो चीज पढ़ी वो सिर्फ अभी तक हमने यही पढ़ी कि 21 दिन पहले नोटिस जा रहा होता है। हमने डेज देखे हैं अभी तक। मीटिंग का जो नोटिस जाता है वो 21 डेज पहले जाता है मीटिंग से मेंबर्स को। हमने ये नहीं देखा कि वो मेंबर्स को कहाँ पे जाएगा नोटिस, किस किस को नोटिस देना है। अगर सपोज किसी ने अपना एड्रेस नहीं दिया हुआ तो उसका नोटिस कहाँ पे जाएगा, ऐसी चीजें हमने नहीं देखी थी। इसके अलावा जब नोटिस दिया जाएगा तो नोटिस के अंदर स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, ये चीजें हमने वहां पे नहीं देखी। तो अब हम इस नोटिस के अंदर ये सारी चीजें देखेंगे। सिर्फ पहले 21 दिन हमने देखा था, अब हम मजीद चीजें देखेंगे कि नोटिस के अंदर आपने क्या चीजें मेंशन करनी है, उस नोटिस को आपने लोगों तक पहुंचाना कैसे है, और वो नोटिस किस किस को देना जरूरी है जो लॉ ने कहा। सबसे पहले तो कहा जी कि नोटिस आप कह लें कि कंपनी का एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये नोटिस जब जा रहा होता है तो ये फॉर्मल एक रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेलिटी भी है, तो जो कि कंपनी को पूरी करनी है नोटिस देके। क्वेश्चन इज के ये नोटिस पहले तो जाएगा किस किस को। नोटिस ऑफ द मीटिंग जब आपने देना है वो किस किस को देना है? कहा जी वो 2 लोगों को आपने लाजमी देना है, लॉ ने कहा, बाकी आप जिसको मर्जी देना चाहें। लॉ ने कहा 2 लोगों को देना है। पहले तो आपके जितने भी कंपनी के मेंबर्स हैं, ऑनर्स हैं, वो कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, हिस्सा है उनका, मीटिंग अटेंड करना उनका हक है, मेंबर्स। और दूसरा कहा कंपनी के ऑडिटर्स। ऑडिटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनसे कंपनी की कोई बात फिर छुपी नहीं रहती। जब कंपनी ऑडिट कराती है अपनी कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन कराती है जिस पर्सन से, वो पर्सन होता है ऑडिटर। ऑडिटर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करता है, वो देखता है कि चीज़ें ठीक हैं, ट्रायल बैलेंस, उनका जर्नल लेजर, उनकी जो भी पोस्टिंग है, फिर जर्नल जो वाउचर है, जर्नल एंट्री जहाँ से हो रही होती है, इवन वो चीज़ें भी वेरीफाई करता है सैंपल बेसिस पे। उस बंदे को कह देते हैं कि ये बंदा है ऑडिटर, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करता है। अब चूंकि ऑडिट का पोर्शन अब आपकी सिलेबस में है नहीं, तो हम वहां जाके मजीद डिटेल इसको नहीं देख सकते, तो मैं यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी कि ऑडिटर्स कौन होते हैं
ऑडिटर्स वो बंदे होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एग्जामिनेशन करते हैं। और आपको याद होगा कि ऑडिटर्स किस मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, जनरल मीटिंग में या स्टैट्यूटरी में? ये होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, जहां पे आपको पता है कि एजीएम के 4 स्पेसिफिक काम होते हैं। ओके, ऑडिटर्स ने एग्जामिनेशन करनी होती है, फिर एक रिपोर्ट देनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और उस रिपोर्ट में वो बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ये आप जब ऑडिट का भी आपका एक सेपरेट पेपर है, तो जब आप ऑडिट देखेंगे कैफ 9, तो वहां पे भी आप मजीद सारी चीजें ऑडिट से रिलेटेड ही पढ़ेंगे कि ऑडिट होता कैसे है और इस तरह की चीजें। अभी ऑडिटर आपके चैप्टर पे, आपके लेवल पे अभी इतना काफी है कि ऑडिटर वो बंदा होता है जिसने एग्जामिनेशन करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, इससे पीछे जो भी ट्रायल बैलेंस बना, लेजर बना, कंपनी का जितना पूरा सिस्टम है, उस सारे को वेरीफाई करता है कि ये बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद से ही प्रॉफिट दिखाया हुआ है, एक्चुअल में उतनी सेल हुई ही नहीं, एक्चुअल में उतना प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्चुअल में उतने एसेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, कंपनी ने झूठ मूठ के एसेट्स दिखाए हुए हैं और लायबिलिटीज को छुपाया हुआ है, कोई लोन लिया है तो उसको छुपाया है। तो इस तरह इन सारी चीजों को वेरीफाई करता है ऑडिटर। तो लॉ ने कहा कि मेंबर्स तो आपके होते ही घर की बात है। अब ऑडिटर्स भी ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी कोई चीज छुपी नहीं रहती। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी वर्थ का पता लगा होता है, उन्हें वर्थ का पता है, आपकी छोटी सी छोटी चीज का उसे पता है। तो कह लेगी जी ऑडिटर अब आपकी छोटी छोटी चीजों का उसको आइडिया है, हर चीज का उसको पता है। तो ठीक है, आप अब जब अपनी मीटिंग्स करेंगे कोई भी, उसमें आप अपने ऑडिटर्स को भी इस बात का नोटिस देंगे। रीजन इज के आप कोई भी डिसीजन अब करने जा रहे हैं तो आपके ऑडिटर्स को पता हो। आपने आज कोई डिसीजन किया कि हम कोई नया स्ट्रीम लाइन या नया ऑपरेशन, नई बिजनेस लाइन ओपन करने जा रहे हैं, नई ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, आप ऑडिटर को इस चीज का नोटिस ही नहीं देते। ऑडिटर अगले साल आता है ऑडिट करने और पूछता है ये क्या जी, ये तो सब कुछ चेंज हुआ पड़ा है, वो ये क्या हो गया। तो पहले ही आपने ऑडिटर को बुला के उसको अप टू डेट रखा होता तो एकदम से ये चीजें ना होती। अब ऑडिटर को समझाने में जरा मसला होगा आपको, क्योंकि ऑडिटर को समझाना तो आपकी जिम्मेदारी है, उसको अपने अकाउंट्स, अपनी सारी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये आपने पूरी करनी है, इट इज मैंडेटरी अपॉन यू। तो इस वजह से आपने ऑडिटर को भी इस चीज का नोटिस देना है। तो सारे मेंबर्स को नोटिस देना है और ऑडिटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मेंबर्स को कैसे नोटिस देना है? फोन करके, ईमेल करके, किस तरह? कहा उनके रजिस्टर्ड एड्रेस जो उन्होंने आपको दिया हुआ है, रजिस्टर्ड एड्रेस से मुराद जो एड्रेस उसने आपके पास रजिस्टर में लिखवाया हुआ है, वहां पे आप उसे नोटिस भेजेंगे, बाय पोस्ट कह लें, नोटिस भिजवाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे मेंबर जो कि पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, अब उनको किस तरह से नोटिस भिजवाया जाए? तो कहा गया जी आप उनको फिर उस एड्रेस पे नोटिस भिजवाइए जो कि उन्होंने मेंशन किया या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए उन्होंने आपको फॉर द टाइम बीइंग प्रोवाइड किया। रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है, लेकिन मेंबर्स ने कहा हुआ है आपको, वो मेंबर्स के हम इस कंट्री में तो नहीं रहते, हम तो फॉरेन अब्रॉड में होते हैं, तो एक ये एड्रेस ले लीजिए, मेरी चची का घर, मम्मी का घर, मामू का घर, ताबू का घर, वट एवर सो रीजन, ठीक है, वो एक घर पकड़ा दिया, एक घर का एड्रेस दे दिया। अब वहां पे आपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपने वहां पे उस एड्रेस पे नोटिस भेजना है। ओके, ये तो था जी नोटिस किसको भेजना, ऑडिटर्स और मेंबर्स को। मेंबर्स को उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, और अगर रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है ड्यू टू रीजन के वो मेंबर वहां पे रिजाइड नहीं करता, तो जो उसने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एड्रेस दिया है तो वहां पे भिजवाइए। अब उस नोटिस में क्या बताना है आपने नोटिस में बताना है कि मीटिंग कहाँ पे होगी। पहली बात, यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है, कंप्लीट उसे एड्रेस बताइए। मीटिंग किस दिन होगी, डे बताइए।
मीटिंग किस टाइम होगी, उसे प्रॉपर टाइम बताइए कि फलां डेट को या वेडनेसडे को या फलां दिन इस टाइम पे 2 से 4 बजे तक या 4 से 6 बजे तक इस टाइम पे मीटिंग होगी। और अगर सपोज आपने किसी मैटर पे रेजोल्यूशन पास करनी है, कोई डिसीजन पास करना है, सिर्फ ऐसी मामला डिस्कस नहीं करने, कोई फैसला करना है मीटिंग में बैठ के, हम नया ऑपरेशन ओपन करें कि नहीं, हम नया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करें कि नहीं करें, तो फिर लॉ ने कहा कि अगर आपने किसी चीज पे रेजोल्यूशन पास करनी है, इट्स मीन कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा कोई आपने बिजनेस करना है, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा आपने कोई स्पेशल बिजनेस करना है, वो कोई डिसीजन करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। फिर आपको इस नोटिस के साथ कुछ और भी बताना है। अब वो कुछ और क्या बताना है, उन्होंने कहा कि आप ऑर्डिनरी कोई बिजनेस तो नहीं करने जा रहे। ऑर्डिनरी बिजनेस आपको पता है कौन से होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वैसे हमने एजीएम जितने भी बिजनेस देखे थे वो ऑर्डिनरी बिजनेस थे, ऑर्डिनरी मैटर्स थे। फाइनल डिविडेंड्स की अप्रूवल, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का इलेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिस्कशन, ये ऑर्डिनरी मैटर्स हैं। इनके अलावा कोई मैटर आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस पर रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, तो आपको उस स्पेशल बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स, सारे मटेरियल फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस मैटर से रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड, आपको नोटिस में वो भी बतानी पड़ेंगी। वो मटेरियल फैक्ट्स आपने बताने हैं किसी स्टेटमेंट के थ्रू। वो जाहिर सी बात है, एक 3-4 सफ़ों का एक अनेक्जर लगा के आपने उस पर एक स्टेटमेंट बनाई होगी, एक रिपोर्ट बनाई होगी कि ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ये है स्पेशल हमारे बिजनेस का एजेंडा, ये सारी चीज़ें हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो वो आपने अनेक्स करनी है स्टेटमेंट नोटिस के साथ। और वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, ये सारी आपके ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीज़ों को के बारे में डिटेल होगी जो कि आपने कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है अपनी मीटिंग में बैठ के और उस पर रेजोल्यूशन पास करनी है। मैं अगर किसी स्पेशल बिजनेस की एग्जांपल लूं तो वो क्या हो सकती है, ऑल्ट्रेशन इन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, या नेम चेंज, या रजिस्टर ऑफिस। ये जितने भी मेमोरेंडम की क्लॉजेज में चेंज, आपको पता है कि जो क्लॉजेज चेंज हो सकती हैं, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। मतलब वो एक स्पेशल बिजनेस है, वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है। तो आपको इन सब के लिए एक ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है कि ये चीज़ हम क्यों करने जा रहे हैं, रीज़न। इस स्टेटमेंट में कंप्लीट एजेंडा, कंप्लीट डिटेल होगी कि ये चीज़ जो करने जा रहे हैं उसकी लॉजिक क्या है, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। हमने सारी जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर दी हैं। इस तरह की सारी चीज़ें आप उसमें डिस्कस करेंगे ताकि मेंबर्स को नोटिस के साथ ही पता लग जाए कि अच्छा मीटिंग में ये चीज़ भी डिस्कस होनी है। वो अपने आप को प्लान कर लें, प्री प्लान कर लें उस चीज़ के लिए, और उससे रिलेटेड जितने भी उनकी क्यूरीज हैं वो अब प्रिपेयर करके हैं, ताकि मीटिंग में बैठ के एकदम से टाइम ज़ाया ना हो कि पहले मेंबर्स बैठ के उस नोटिस को समझें, उस स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को समझें, और क्यूरीज जब तक करने आए तो वो तब तक टाइम खत्म हो जाए। तो इसलिए वो घर बैठ के वो सारी चीज़ें देखें और स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स को का कंप्लीट जो भी है ऑब्जर्वेशन और जायजा करके आए, उसे थ्योरेटिकली पढ़ के आए कंप्लीट। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जो ये जो स्टेटमेंट बनाई होगी इसमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, कोई एब्रीवेशन यूज नहीं होने चाहिए। कोई अगर एब्रीवेशन यूज किए हैं तो उसकी डिटेल हो, कह ले कि उसकी तफसीर
एक तरह से कोई बात लिखी है तो उसकी पूरी आपने एक तफसीर लिखनी है। ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब है जी? अगर वो बैठ के नोटिस पढ़ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज ना हो जो उन्हें समझ ही ना आ रही हो। अगर कोई ऐसी मुश्किल चीज है, मुश्किल टर्म यूज की गई है या मुश्किल वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो आपने उसकी वहां पे ब्रैकेट में या कुछ भी करके एक्सप्लेनेशन देनी है। वो कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हो, कि हर मेंबर जो है उसको पढ़ सके और उसको पढ़ के इस बात का डिसीजन कर सके कि पहले मीटिंग से आने से पहले अच्छा ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इतनी ज्यादा ये कॉम्प्रिहेंसिव और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जरा हम देख लेते हैं कि बिजनेस की हम ये जो बात कर रहे हैं, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, तो अगर मैं कहूँ तो बिजनेस की दो टाइप है। कंपनी के जो मैटर्स होते हैं, बिजनेस से मुराद कंपनी के मैटर्स या रेजोल्यूशंस कह रहे हैं, तो वो दो तरह के होते हैं। वो दो ही तरह के, जैसे कंपनी की दो तरह की मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्टर्स की और मेंबर्स की, इसी तरह मैटर्स भी दो ही तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। अगर मैं ऑर्डिनरी की बात करूं, ऑर्डिनरी का मतलब है रूटीन के काम जो कंपनी ने शायद हर साल करने हैं, हर 6 महीने बाद करने हैं, हर 2 महीने बाद करने हैं, जो उसकी जिम्मेदारी है ये करने हैं रूटीन में। स्पेशल क्या है? ये कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है कि ये करने ही करने हैं, ये कोई रूटीन का काम नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है जो जिंदगी में पहली बार होने जा रहा है कंपनी के लिए। कंपनी पहली बार अपने आर्टिकल चेंज करने लगी है, कंपनी पहली बार अपना नेम चेंज करने लगी है, कंपनी पहली बार अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करने लगी है, कंपनी पहली बार अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने जा रही है, कंपनी पहली बार अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट बढ़ाने जा रही है, उसको चेंज करने जा रही है, अपने मेमोरेंडम को चेंज करने जा रही है। तो ये एक छोटी बात तो नहीं है, ये एक स्पेशल बिजनेस है। इसी तरह अगर मैं रूटीन या ऑर्डिनरी बिजनेस में आऊं, तो आपके लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा कि 4 तरह के बिजनेस ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी हैं। इसके अलावा कंपनी के जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी बिजनेसेस की टाइप्स कह लें, वो सारी की सारी क्या हैं? स्पेशल। उसने ये जो नाम चेंज करना है, ये सारी हम खुद से डिसाइड नहीं कर रहे। लॉ ने कह दिया कि 4 मैटर्स ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी हैं, इसके अलावा बाकी सारे मैटर्स स्पेशल हैं। क्योंकि वो 4 काम होते हैं जो हर साल हो रहे होते हैं, या चलो लेकिन कंपनी में हो रहे होते हैं। लेकिन ये काम जो नेम चेंज, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, ये कंपनी के हर 2 साल 3 साल बाद नहीं हो रहे होते, नीड बेसिस पे होते हैं, और बहुत रेयर चांसेस हैं और फ्यू चांसेस हैं, फ्यू सर्कमस्टांसेस हैं कि ये केसेस हों ऐसे। 4 काम कौन से? वही जो एजीएम में होते हैं। एजीएम हर साल होती है, तो वो 4 काम भी हर साल ही होते हैं। वो कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हर साल मेंबर्स आएंगे, हर साल एजीएम होगी, हर साल की तरह इस बार भी मेंबर्स आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंप्लीट मुआयना करेंगे, देखेंगे, चीजें डिस्कस करेंगे और चले जाएंगे। डिविडेंड पिछले साल भी डायरेक्टर्स ने देखा था, इस बार भी डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे और हर साल की तरह मेंबर्स अप्रूव करेंगे डिविडेंड को। हर एजीएम पे आपका ऑडिटर रीअपॉइंट हुआ करेगा हर साल, चाहे पिछला ही हो, दूसरा ऑडिटर आएगा, अपॉइंटमेंट होगी उसकी, ये काम हर साल होगा। इलेक्शन होगा डायरेक्टर्स का जब भी एक डायरेक्टर की टर्म पूरी हो जाएगी। इलेक्शन होगा डायरेक्टर का जब कोई कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई या कोई भी वैकेंसी क्रिएट हो गई, डायरेक्टर छोड़ के चला गया, कुछ भी हो गया, डायरेक्टर्स की कमी है, तो इलेक्शन होगा डायरेक्टर्स का। वो कहाँ आता जी? एजीएम में। तो कहा ये 4 ऐसे मैटर्स हैं जो कंपनी के ऑर्डिनरी बिजनेस हैं। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं
वो सारे के सारे क्या है, स्पेशल बिजनेस है। आगे उसने कहा जी कि एक बात है लिखी, उसने कहा कि पॉइंट यहाँ पे समझने वाला वो ये है कि जितने भी ऑर्डिनरी आपके बिजनेसेस हैं, इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की जाती है और बाकी मैटर्स उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फर्क क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स नोटिस के साथ जाती है और ये बनाना एक बड़ा काम होता है। इन ये जो मैटर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये रूटीन के काम है और ये मीटिंग में हो जाते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, सिवाय इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के, जिसका एक अपना प्रोसीजर है जो कि हम चैप्टर 25 में देखेंगे। ओके, यहाँ इन सब में एक बात उसने एक और लिखी कि ये जो नोटिस देना होता है ये किसकी जिम्मेदारी होती है? मेंबर्स को नोटिस जो देना होता है वो डायरेक्टर्स ने देना होता है। आपको याद है, मीटिंग कॉल करना, मीटिंग का नोटिस देना, ये डायरेक्टर्स ने देना होता है। उसने कहा कि आपको याद होगा कि हमने जब ईओजीएम पढ़ा तो उसमें मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग राइट्स या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 10% अगर कह रहे हैं कि जी मीटिंग बुलाइए, रेक्विजिशन बनाए और ये सब रिटन रेक्विजिशन फिर उसको अप्रूव करते हैं और ये सारी चीजें, तो अगर मेंबर्स जो कि हैविंग 10% वोटिंग पावर है, उनके पास भी ये पावर है कि वो नोटिस दे सकते हैं। सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं, वो भी कॉल करके दूसरे मेंबर्स को नोटिस दे सकते हैं इस चीज का। ओके जी, हमारा नोटिस से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो हमने देख ली हैं। हम इसको जरा नोट से देख लेते हैं। नोटिस में हमने देखा है हर मेंबर को जाएगा नोटिस, ऑडिटर्स को जाएगा, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा। एड्रेस में आपने नोटिस में प्लेस, डेट, टाइम बताना है। अच्छा जी, एक्नॉलेजमेंट और पोस्ट कुरियर की बात रह गई है, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अच्छा, ये पहले जो लॉ में बात कह लें कि नहीं होती थी, तो अब इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी आप नोटिस दे सकते हैं। तो नोटिस जो है आप जब मेंबर को देंगे अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट देंगे। अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट का मतलब यह है कि आप फोन करें उन्हें, आप नोटिस दे दें और उनके जो भी है, अगर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है कि आप वो सारे के सारी स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स भी पहुंचाएं वहां पे। वो कहते हैं कि जी मुझे नोटिस मिल गया, मैं आ जाऊंगा, तो एक्नॉलेजमेंट हो गई। ओके, एक तरीका ये कि अगर उसने एक्नॉलेज कर लिया है तो नोटिस पहुंच गया, या फिर बाय पोस्ट भिजवा दें, कुरियर सर्विस थ्रू कुरियर भिजवाइए नोटिस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो कि नॉर्मली यूज होता है आजकल के, अभी हमारा जो करंट सिचुएशन भी चल रही है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज हो रहे हैं। जैसे आप भी लेक्चर्स अपने अटेंड कर रहे हैं वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह लें कि जी ईमेल की जा सकती है, तो इसके थ्रू भी नोटिस दिया जा सकता है। ये कोई भी अदर स्पेसिफाइड मैनर जो भी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो, इसके थ्रू भिजवाएंगे नोटिस। ओके जी, अब हम देख लेते हैं इसको नोट से और साथ ही बुक से देख लेते हैं। नोट्स में देख लिया हमारे जी दो तरह के बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी वही फॉर बिजनेस, मैंने सीधा कह दिया जी एजीएम रेफर कर लीजिए। स्पेशल बिजनेस में ऑल अदर्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स आपने साथ अटैच करनी है और जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी कि मेंबर्स उस डिसीजन तक पहुंच सकें कि वेदर दे प्रपोज्ड रेजोल्यूशन आफ्टर स्टडीइंग द स्टेटमेंट और नॉट, कि वो रेजोल्यूशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते।
बुक से हमने ये सारा देख लिया। आप इसको अच्छे से समझिए और याद कर लीजिए, और नेक्स्ट हम कोरम से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।